स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं सीरियल क्रॉप्स के बारे में, धान्य फसलों के बारे में। धान्य फसलें होती हैं वो मुख्य रूप से जो ग्रेमिनिया पोएसी फैमिली है उससे बिलोंग करती हैं, और ये पोएसी फैमिली है वो मोनोकोट होती है, एक बीजपत्री होती है। धान्य फसलें हैं वो भोजन का मुख्य स्रोत मानी जाती हैं। इनको इसलिए मुख्य स्रोत मानते हैं क्योंकि इनमें प्रचुर पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ये सब प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन वाटर क्वांटिटी है वो बहुत नगण्य होती है, जिसकी वजह से हम इन्हें आसानी से स्टोरेज करके रख सकते हैं। क्योंकि वाटर की क्वांटिटी अगर कम है या नगण्य है, मतलब बहुत कम या नहीं है, तो वहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी कम होगी, जिसकी वजह से ये स्टोरेज करके रखे जा सकते हैं। इन फसलों का उपयोग जिस भी क्षेत्र में ये उगाई जाती हैं वहाँ के वातावरण पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ का फेवरेबल जो एनवायरनमेंट है वो होगा तो वहाँ पे इनकी पैदावार है वो बहुत अच्छी होगी। अब हम इनका जो धान्य फसलें होती हैं वो कहा कि ग्रेमिनी कुल से ही बिलोंग करती हैं, लेकिन कुछ कूट धान्य फसलें भी होती हैं, सूडो सीरियल्स, वो डाइकोट होती हैं। इनका फ्रूट जो होता है ग्रेमिनी कुल का उसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं। अब हम फसलें होती हैं उनको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है मेन सीरियल्स या प्रमुख धान्य, दूसरी गौण धान्य या माइनर सीरियल्स, तीसरे मोटे अनाज या मिलेट्स, और चौथे कूट धान्य या सूडो सीरियल्स। जो प्रमुख धान्य या मेन जो सीरियल्स होते हैं वो पोएसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इसमें जैसे गेहूं है उसकी स्पीसीज जैसे ट्रिटिकम इसका जीनस है, और बाकी कोई सी भी स्पीसीज हो सकती है, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ऐसे वल्गेर काफ़ी स्पीसीज होती हैं, लेकिन ट्रिटिकम इसका क्या है, जीनस है। ऐसे चावल, धान में इनका बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सेटाइवा, और जो जिया मेज है उसका जो मेज है उसका बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज। तो ये तो है मेन सीरियल्स। दूसरे होते हैं गौण या माइनर, जिसमें जो हार्डियम वल्गेर, जई, एविनस टाइवा, राई, सिकेल सीरियल ये होते हैं। तो ये तो मुख्य और गौण हो गए। तीसरे होते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज में जैसे बाजरा है, पेनिसिटम अमेरिकनम, जवार, सोरगम वल्गेर, रागी है, कांगी है, ये हो गए मोटे अनाज। और चौथा होता कूट धान्य या सूडो सीरियल, मतलब ये वास्तव में सीरियल नहीं कह सकते, लेकिन ये कूट धान्य या आभासी फसलें हैं सीरियल्स की, और ये डाइकोट्स होते हैं। वैसे हमने ऊपर कहा था बाकी सब क्या होते हैं, मोनोकोट होते हैं। इनमें इनको सूडो सीरियल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि डाइकोट हैं, पोएसी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो और इनका यूजेज होता है वो एक तरह से धान्य फसलों के समान ही होता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कूट धान्य या सूडो सीरियल्स। इनके एग्जाम्पल जैसे कुट्टू है, सिंघाड़ा है, एमरेंथ जैसे चोलाई है, चिनोपोडियम जैसे बथुआ है, ये होती हैं सूडो सीरियल क्रॉप्स। तो इनके सबके बॉटनिकल नेम भी आपको ध्यान रखने हैं। अब हम आज 2 सीरियल के बारे में, सीरियल क्रॉप्स के बारे में देखते हैं। पहली वीट या गेहूं के बारे में, और दूसरा देखते हैं मक्का के बारे में। 2 पढ़ेंगे हम। गेहूं है वो मुख्य या प्रमुख धान्य फसल है, और मक्का किसमें है, ये भी मेन सीरियल्स में है। तो दोनों ही हम प्रमुख धान्य फसल पढ़ेंगे। अब पहला है गेहूं। तो गेहूं के लिए अभी देखा हम, ये पोएसी कुल से बिलोंग करती है, और ये इसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम होता है, स्पीसीज कोई सी भी हो सकती है। और ये मुख्यतः जो टेम्परेट या शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे उगते हैं। ये 60% आबादी का प्रमुख भोजन है। गेहूं का जो ओरिजिन है वो दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है, ओरिजिन स्थल है। आधुनिक समय में सर्वाधिक प्रचलित है वो ट्रिटिकम वल्गेर है, और इसका जो ओरिजिन है वो अफगानिस्तान या पर्शिया से माना गया है। वैसे गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, अर्जेंटीना,
मेक्सिको, ये सब। लेकिन इंडिया का उत्पादन क्षेत्र व पैदावार की दृष्टि से वर्ल्ड में 3rd स्थान है। और इसकी मुख्यतः ये जो 3 स्पीसीज हैं वो मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे ब्रेड व्हीट कहते हैं, ये 88% भाग में। ट्रिटिकम ड्यूरम, ये जिसे मैक्रोनी व्हीट कहते हैं, ये 8% भाग में। और ट्रिटिकम डाइकोकम है, वो एम्र व्हीट कहते हैं, जो सिर्फ 2% भाग में। ये इंडिया में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। किंतु और अपने इधर खूब राजस्थान में भी गेहूँ होता है, गंगानगर साइड में, यूपी में होता है, एमपी में होता है, पंजाब हरियाणा में होता है। लेकिन आजकल हरित क्रांति का जब युग आ गया, हरित क्रांति के बाद जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद उसमें अधिक उपज वाली गेहूं की किस्मों की तरफ ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से जो ये ऊपर का जो ये कैलकुलेशन है ये चेंज हो गया है थोड़ा। अब भारत में गेहूं प्रमुख रूप से कहाँ होता है, अभी बताया आपने, हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एमपी, इन सब में उगाया जाता है। अब इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टरिस्टिक देखें तो गेहूं का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, 1 वर्षीय होता है और साथ ही हैब होता है, शाकीय पादप होता है। ये 60 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की इनकी ऊंचाई होती है। और इसका प्लांट का इसका स्टेम है वो नोड और इंटरनोड में विभेदित होता है। और इसके नीचे आधारीय भाग से एडवेंटेशियस फाइब्रस रूट होती हैं। और जब इनकी जो वेजिटेटिव स्टेज है वो समाप्त होती है तो इनमें रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट होती है, जिसमें इसके अक्ष का जो शीर्ष होता है ऊपर उसमें इसका पुष्पक्रम होता है, वो स्पाइक जिसको कहते हैं वो विकसित होता है। और इस स्पाइक में एकांतर क्रम में 15 से 20 स्पाइकलेट्स होते हैं। जब इनका परागण होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होके और जब इनका ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है तो उस फ्रूट को हम कैरियोप्सिस कहते हैं, जिसका 82% भाग है वो एंडोस्पर्म होता है और उसके चारों तरफ एल्यूरोन लेयर होती है। और ये एल्यूरोन लेयर है वो विटामिन, खनिज और प्रोटीन युक्त होती है। ध्यान रखना, एल्यूरोन की लेयर में ये प्रोटीन युक्त होती है। फिर इसका देखिए कल्टीवेशन, खेती, तो ये गेहूं की खेती कई क्षेत्रों में होती है वैसे, लेकिन इसको पकने के लिए अभी हमने कहा था शीतोष्ण या टेम्परेट क्षेत्रों में उगती है, तो पकने के लिए इसको ठंडक की ज़रूरत होती है, सर्दी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा भी ये आर्कटिक व विषुवत के निकटवर्ती भागों में भी पाया जाता है। और इसकी फसल के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी होती है, लोम मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें जो ह्यूमिडिटी और जो एयर का जो बैलेंस है वो सही होता है। भारत में ये 5 क्षेत्र हैं जहाँ पे खेती की जाती है गेहूं की, जैसे उत्तर प्रदेश व बिहार का सिंधु गंगा का बहाव क्षेत्र है, पंजाब का सिंधु बहाव क्षेत्र है, मध्य व दक्षिण भारत के जो कृष्ण मृदा वाले क्षेत्र हैं, ब्लैक सॉइल वाले, और हिमालय व शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र, और राजस्थान के सिंचित मरुस्थलीय मृदा व अन्य क्षेत्र। अब ये गेहूं है, ये रबी की फसल है। जैसे हम आगे मक्का देखेंगे वो खरीफ फसल है, लेकिन गेहूं है रबी की है। तो ये रबी की फसल जो होती हैं वो यहाँ के जलवायु के अनुसार अक्टूबर के शुरू में या फिर नवंबर के जो लास्ट है मंथ है नवंबर का, उसमें बोया जाता है इस टाइम सर्दियों में। और बोने से पहले खेत की अच्छे से तैयारी की जाती है, उसमें पानी वानी अच्छे से दे के, और बीज जो होते हैं उनको भी जो रोगनाशक और इन सब से उपचारित किया जाता है उनको। और उसके बाद इनको या तो छिड़काव करके या फिर चॉप करके ऐसे पंक्तियों में बोया जाता है, और इन पंक्तियों के बीच में 20 सेंटीमीटर जगह रखी जाती है मुख्यतः। तो अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त जो सस्य कार्य हैं वो उचित समय पर करने होते हैं। सस्य कार्य क्या होते हैं, जैसे निराई है, गुड़ाई है, उनकी वीड हटा देते हैं, खुदाई करते हैं, चारों तरफ से गुड़ाई करते हैं और सिंचाई करते हैं। तो ये उचित समय पर होनी चाहिए ताकि अच्छी पैदा हो सके।
अब गेहूं की जो ड्वार्फ वेराइटीज होती हैं, छोटी फसलें होती हैं, उनको अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है बार बार, जबकि ये लंबी वेराइटीज होती हैं उनको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 3 से 4 बार उनको सिंचाई की ज़रूरत होती है। समन्वित सुधार परियोजना की सिफारिश के अनुसार प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए 125 से 190 किलो गेहूं, 120 किलो नाइट्रोजन, 40 से 60 किलो फॉस्फोरस व 60 से 65 किलोग्राम पोटेशियम की जरूरत होती है। अब क्षेत्र व मौसम के अनुसार गेहूं की कटाई है वो कब करते हैं, या तो जनवरी के लास्ट वीक में, या वहां से स्टार्ट करके अप्रैल मिड तक इसकी कटाई की जाती है। और कटाई या तो मशीन से भी कर लेते हैं और हाथों से भी कर लेते हैं, और फिर थ्रेसर के सहायता से बीज हैं वो उसके अलग कर लेते हैं, और इसका जो भूसा है वो अलग हो जाता है। जो भूसा है वो चारे के रूप में काम में ले लिया जाता है, और जो इसकी फसल, इससे जो दाने निकाले हैं उनको भर के रख लिया जाता है स्टोरेज के लिए। और उसके बाद ये जो फार्मर होते हैं वो इनको बेच देते हैं, और वहाँ पे या तो गवर्नमेंट या फिर कोई इंडिविजुअल जो भी संस्थाएं हैं वो खरीद करके या तो स्टोरेज करते हैं या फिर मार्केटिंग करती हैं। जैसे FCI है वो बहुत अच्छे से एक स्टोरेज करके और फिर जगह जगह डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ये FCI इंस्टीट्यूट जो भी है, PSC। अब गेहूं की हम इम्प्रूव्ड वेराइटीज देखें तो भारत में गेहूं की खेती में आत्मनिर्भरता कब से आई है, हरित क्रांति के माध्यम से आई है। पहले हमें आयात करना पड़ता था, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, गेहूं की पूर्ति नहीं हो पाती थी, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन नॉर्मल बोरलॉग, जिसे हम हरित क्रांति के फादर कहते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं, डॉक्टर BP पॉल, इन सब की जो भूमिका है वो गेहूं की आत्मनिर्भरता में बहुत अधिक रही है। इसके बाद हरित क्रांति के बाद इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बजाय कि कई बार तो हम निर्यात भी करते हैं। इसके अलावा अब आजकल इनकी गेहूं की उत्तमता और उत्पादकता की प्राप्ति के लिए भारत की भी कई संस्थाएं हैं, वो कई जो यूनिवर्सिटीज हैं, और एक ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली में है, IARI नई दिल्ली में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, ये नई दिल्ली में, ये सब इसके लिए कार्यरत हैं, और ये नई नई वेराइटीज इसकी बनाती रहती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग सफल होती हैं। इसकी कई वेराइटीज हैं, जैसे लर्मा रोजो 64 है, ये एक ड्वार्फ वेराइटी है, ये प्रायद्वीपीय भारत के लिए उपयोगी है। ऐसे ही NP 846 है, कल्याण सोना है, ये ज़्यादा सिंचाई वाले अधिक वर्षा जहाँ पे होती है उसके लिए उपयोगी है। सोनारा 64 है, सरबती सोनारा है, सोनालिका, ये सोनालिका और सिगर पकने वाली होती है, सुनहरे दाने होते हैं इनके। और ये लूज स्मट ऑफ व्हीट बाई अस्टिलेगो, अस्टिलेगो क्या है, एक फंगस है, कवक है, जो लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज पैदा करता है, उसके लिए ये क्या होती है, लेकिन संवेदनशील होती है, उसके लिए सेंसिटिव होती है। मोती ST 1949 है, ऐसे हीरा ST 1941 है। तो ये बहुत सारी ऐसी क्या हैं वेराइटीज हैं। इसके अलावा गेहूं की गुणवत्ता उसके उगाए जाने वाले क्षेत्र पे भी डिपेंड करती है। कई बार क्या होता है, उस क्षेत्र के नाम से ही गेहूं की बहुत अच्छे से मतलब सेल होता है उसका, जैसे नाम से ऐसे बोला जाता है, देसी गेहूं, फार्मी गेहूं, कोटा फार्मी, सरबती, MP सिरोही सरबती, गंगानगर आदि। अब इसके गेहूं के यूज देखें तो भोजन के स्रोत के रूप में तो ये प्रमुख घटक है ही, और वो भी कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख घटक है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट है। और वर्ल्ड में अलग अलग देशों में गेहूं का वहाँ के खान पान के आदत के अनुसार अलग अलग से यूज करते हैं। जैसे कहीं दलिया, कहीं ब्रेड बनाते हैं, इससे चपाती तो बनाती हैं, सूजी मैदा ये सब बनाते हैं।
गेहूं में एक स्टार्च होता है और साथ में ग्लूटीन एक वो होती है, ग्लूटीन चिपचिपी ऐसे होती है, इस वजह से एल्कोहल, बियर इत्यादि ये भी बनते हैं और ग्लूटीन की वजह से इसे ब्रेड बनाने में भी काम में लिया जाता है। ग्लूटीन से मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी बनाया जाता है, जिसका उपयोग बेकरी पदार्थों, नूडल्स, मैक्रोनी, वर्मिसेली इत्यादि का स्वाद बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। गेहूं का आटा हम ज़्यादातर यूज करते हैं, छान के करते हैं, लेकिन वास्तव में छान के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो चोकर होता है, रफेज होता है, उसमें पोषकता व सुपाच्यता के गुण होते हैं और ये पेट की कई बीमारियों को दूर करने का काम करता है। और गेहूं के जो भी बचे हुए तृण स्ट्रो होता है वो पशुओं को खिलाने में, चटाई और कागज बनाने में, गत्ते बनाने में, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई गेहूं। अब हम देखते हैं मक्का या मेज, दूसरी फसल। ये भी प्रमुख धान्य फसल है। ये भी पोएसी फैमिली से ही बिलोंग करती है। इसके फ्रूट को भी कैरियोप्सिसी कहते हैं, लेकिन इसका एंडोस्पर्म है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है येलो कलर का, जिसमें प्रोटीन प्रचुर होती है, जबकि एक होता है वाइट कलर का, जिसमें स्टार्च प्रचुर होती है। तो ये इसकी उत्पत्ति 5000 वर्ष पूर्व मध्य अमेरिका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका या मेक्सिको के जंगलों में जंगली पादप के रूप में हुई, ऐसा माना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन व अन्य जेनेटिक परिवर्तन होने से ये वर्तमान धान्य फसल में परिवर्तित हो गया है। पहले ये जंगली पादप के रूप में था। प्रमुख रूप से मक्का है वो अमेरिका, मेक्सिको, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, चीन, भारत, इन सब देशों में उगाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक पैदावार मक्का की अमेरिका में होती है। हमारे देश इंडिया में भी संकर किस्मों के उपयोग से इसका उत्पादन काफ़ी बढ़ाया गया है और ये बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, पंजाब, इन सब में यहाँ इसकी खेती की जाती है। इसकी फसल के लिए या तो वर्षा बहुत ज़्यादा हो या फिर वहाँ सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मक्का का देखते हैं बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसका डिस्क्रिप्शन। तो इसका ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका बॉटनिकल नेम अभी पीछे देखा था हमने, जिया मेज होता है। और इसका जो स्टेम की मोटाई होती है और लंबाई, ये दोनों दूसरे जो धान्य फसलें हैं उनसे क्या है, मोटी है। और ये ऐसाखित 1 से 5 मीटर लंबा होता है इसका स्टेम। और इसकी जो तल शाखाएं होती हैं उनकी संख्या कम होती है। मक्का के जो आधार पे जो इंटरनोड्स होते हैं वो मोटे और छोटे होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं पतले और लंबे हो जाते हैं। इसके आधारीय पर्वत संधियों से मक्का में क्या निकलती हैं, अपस्थानिक जकड़ा जड़ें और परवाल जड़ें निकलती हैं। मक्का का प्लांट होता है वो उभय लिंगाश्री या मोनोसियस कहते हैं, वो होता है। इसका मतलब होता है इसमें नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं, मतलब उभय लिंगाश्री, दोनों लिंग एक ही प्लांट पे श्रेय करते हैं, इसलिए। लेकिन जो नर पुष्प होते हैं वो तो शीर्ष पे होते हैं, इसके अक्ष के शीर्ष पर होते हैं, प्रण के कक्ष में शीर्ष पे होते हैं। लेकिन जो मादा पुष्प होते हैं वो प्रण के कक्ष में स्थित रूपांतरित पार्श्व शाखाओं पर पाए जाते हैं, जिसे कोब कहा जाता है। उसके अलावा इसका भी जो पुष्प क्रम होता है वो स्पाइक होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद ही इसका जो फ्रूट है वो कैरियोप्सिस कहलाता है। इसमें इसके फ्रूट में भ्रूणपोष होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पीला और कठोर जो प्रोटीन युक्त होता है, दूसरा कोमल और सफ़ेद होता है, वो स्टार्च युक्त होता है। भ्रूणपोष का रंग मक्का की विभिन्न जातियों में अलग अलग तरह का होता है, जैसे पीला, सफ़ेद, लाल, बैंगनी आदि। अब इसका कल्टीवेशन देखें तो ये सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों की प्रमुख फसल है, जिसके लिए 21 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 60 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। और इसके लिए भी जो दुम्मट मिट्टी होती है, लोम सॉइल, वो ही अच्छी होती है पैदावार के लिए। और इसकी क्रॉप को तैयार होने में 140 दिन तक लगते हैं। लेकिन अगर जहाँ का क्लाइमेट हो ज़्यादा अगर गर्म होता है
तो जल्दी भी पक जाती है ये फसल। और जैसे गेहूं की फसल के लिए कहा था रबी की होती है, ये खरीफ की फसल होती है। और बुआई के लिए खेत जोत कर पहले तैयार करते हैं और प्रति हेक्टेयर 6 से 8 ट्रैक्टर भर के कंपोस्ट खाद डाली जाती है। फिर इसकी जो बुआई है वो या तो छिड़क करके या चौक करके करते हैं। इसकी फसल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी जड़ों में पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। जब इसके भुट्टे जो होते हैं वो हरे व भूरे रंग के होते हैं तो फसल काट लेते हैं। फिर इसके भुट्टों को सुखा दिया जाता है और उसके बाद या तो हाथ से पीट के या फिर मशीन से निकाल के दाने अलग कर दिए जाते हैं और फिर उनकी पैकिंग कर दी जाती है। इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज या उन्नत किस्में हैं, वो इनको विकसित करते समय कई पैरामीटर्स हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। जैसे उत्पादन क्षमता कितनी है, अनुकूलन के हिसाब से, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन न्यूट्रिटिव फैक्टर्स, रेजिस्टेंस टू एयर एंड स्टेम लॉजिंग, इन सब। तो इनकी प्रचलित जो लोकप्रिय किस्में हैं वो जैसे डेकाल्ब इंडिया DKI-1 है। ये हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। ऐसे ही गंगा 5 होती है, वो ओजस्वी विग्रस होती है और ये डाउनी मिल्ड्यू जो फंगस होता है उसके लिए रेजिस्टेंट होती है। गंगा 101 है, ये भी डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट और रस्ट इनके लिए रेजिस्टेंट होती है। और हाई स्टार्च वाली है, ये भी डाउनी मिल्ड्यू और वाटर लॉजिंग इन सब के लिए रेजिस्टेंट होती है और ये स्टार्च उद्योगों में विशेषतः उपयोगी होती है। बाकी एम्बर है, शक्ति है, ये इसकी क्या है, इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं। अब हैं यूजेज ऑफ मेज। तो मक्का में चिपकने वाली जो प्रोटीन होती है, अभी हमने कहा उसमें होती है ये गेहूं में, वैसे ये इसमें नहीं होती, इसलिए ये ब्रेड बनाने के काम में इसको नहीं लिया जाता, जबकि गेहूं को बेकरी उद्योग में काम में लेते हैं ब्रेड बनाने के लिए। भारत में बिहार, यूपी, राजस्थान, MP इनमें खिचड़ी और आटे की रोटी ये सब बनाई जाती हैं इससे। कच्चे दूध या भुट्टो को भूनकर उबालकर पकौड़ियों मिठाई बनाई जाती है। इसके दानों से कॉर्नफ्लेक्स या पॉपकॉर्न ये सब बनाए जाते हैं जो नाश्ते में खाते हैं। इसके दानों से अल्कोहलिक पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं और औद्योगिक उत्पाद जैसे कॉर्न स्टार्च, कॉर्न शुगर, कॉर्न ऑयल ये सब भी बनाए जाते हैं। इसका चारा है वो चारा और दाने दुधारू और मांस देने वाले पशुओं को खिलाए जाते हैं और इनके डंठलों से कागज और धागे भी बनाए जाते हैं।